चलिए वंस अगेन सो गुड मॉर्निंग। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हार्ट से रिलेटेड जो रिसर्च हुई हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, मैं ये क्यों करता हूँ? मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मैंने ये पाया है कि पूरी दुनिया में हर आदमी एक दूसरे की हेल्प के साथ ही आगे बढ़ रहा है। जैसे भाप के इंजन की खोज किसी और ने की, मोटर बनाया किसी और ने, रेलगाड़ी का उपयोग बनाया किसी और ने, और ट्रैवल हम कर रहे हैं। तो लाइक वाइज आपके हेल्थ के फील्ड में जो रिसर्च हुए हैं किए किसी और ने है, लेकिन उनको एनालाइज करके एक साथ ला करके मैं आपके तक पहुंचा दूं, ताकि आप मेरे इस मेहनत का आपको फ़ायदा मिल जाए, जैसा कि हम बाकी के फील्ड में करते आए हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है हार्ट अटैक से रिलेटेड है। हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य तब होता है जब ऐसा आदमी ख़त्म हो जाता है जो अच्छा खासा व्यायाम करता था, जिसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं था, वो जिसकी एज कम थी, और हम भौचक्के हो जाते हैं कि भैया क्या व्यायाम करना गलत है क्या, मरने की कोई अवस्था नहीं है क्या। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से रिलेटेड बहुत सारे शोध हुए हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि हार्ट अटैक जब भी किसी को होता है तो हम लोग सामान्य धारणा में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसी का ज़्यादा हुआ और हम डरने लग जाते हैं कि हार्ट अटैक आएगा। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं जो इस चीज़ को कहते हैं कि गलत है। हार्ट अटैक का प्राइम रीज़न कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले चलता हूँ। 1970 तक 320 लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल होता था उसको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं माना जाता था। 1970 तक। ये जो 70 का दशक, इसके लास्ट के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ रिसर्च आए और ये माना जाने लग गया कि 200 के बाद का जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो गड़बड़ है, यानी उससे पहले तक कोई ऐसे मामला नहीं था। बाद में कुछ और रिसर्च सामने आए, उस पर ये पता चला कि हमारे कोलेस्ट्रॉल में कई सारी चीज़ें हैं। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें से सबसे गंदा माना जाता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी गंदा नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरे पास कुछ रिसर्च की बुक्स हैं, उनके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप बड़े आसानी से देखना चाह रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूँ। रेडी स्ट्रैंड एमडी करके एक राइटर हैं, अमेरिकन हैं, उनकी बुक्स है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी प्राकृतिक रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि भगवान ने कोई गलती नहीं की हमारे बॉडी को यह सिखा करके तुम खुद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाओ। और आप जान के हैरान होंगे कि अगर आपको खाने पीने के माध्यम से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ना मिले तो बॉडी से खुद जनरेट करना शुरू कर देता है। तो इससे निश्चित रूप से कन्फर्म हो जाता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन लोगों के हार्ट अटैक में आने में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रोल है। तो मैं कह रहा हूँ कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ख़राब नहीं है, लेकिन उसका रोल है। ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? कंट्रोवर्शियल सर इसलिए है कि जो प्राकृतिक रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिए ख़राब नहीं है, लेकिन वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब आगे चल के ऑक्सीडाइज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से मेटल की चीज़ों में जो जंग लगता है, जो आपने देखा है, वो ऑक्सीडेशन है। सेब वगैरह को जब आप काट के रख देते हो तो जो भूरापन आ जाता है वो ऑक्सीडेशन है। तो वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तब वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ब्लड की आर्टरी में, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं ना। तुम्हारी धमनियों में हिम्मत नहीं बची क्या, खून नहीं बचा, पानी है क्या? तो जो धमनी है, उस धमनी में जो बह रहा होता है, तो थोड़ा सा दो टेक्निकल टर्म आपसे बात करूंगा। धमनी में एक होता है सबसे, जो अगर धमनी को काटिए तो जो गोल वाला हिस्सा दिखेगा, तो सबसे जिसमें बह रहा है रक्त, उसके ठीक नीचे वाली परत को बोलते हैं एंडोथीलियम, और उसके भी नीचे की परत होती है सब एंडोथीलियम। बस दो ही है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम सुन लो आप। एंडोथीलियम के नीचे जो सब एंडोथीलियम होता है, जब हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वहाँ से गुजरता है, वहाँ वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। अगर आप उस ऑक्सीडेशन को रोक सकें, कैसे रोकेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर के,
अतिरिक्त पोषक तत्व लेकर के। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा सब एंडोथीलियल क्षेत्र में रहे तो आपके उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो प्राकृतिक रूप से बना है उसको ऑक्सीडेशन से रोका जा सकता है। और जब वो ऑक्सीडेट होता है तो आपका जो धमनी की परत है वो होती है डिस्टर्ब, खराब। जब वो खराब होगी तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भाग के आती हैं रिपेयर करने को कि अरे आओ इसको रिपेयर करो। अब सपोज करिए कि रोड है, रोड में प्लाक बन गया, आप मान लो गाड़ी के रूप में प्लाक आ गया, उसको हटाने को, उस बाइक को, उस गाड़ी को हटाने के लिए पुलिस आ गई। तो पहले से ये गाड़ी खड़ी थी, एक पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो गई, दो गाड़ी खड़ी हो गई। अगर वो प्लाक थोड़ा सा है तो पुलिस की गाड़ी आसानी से उसको हटा देगी और ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। पर सोच के देखिए, अगर वो प्लाक बनने की संभावना बढ़ जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ जाए, यानी कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो प्लाक बनेगा ज़्यादा, उसको रिपेयर करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स आएंगी ज़्यादा, और वहाँ पे हो जाएगा सूजन, आर्टरी में हो जाती है सूजन। ये जो आर्टरी में सूजन होती है, अगर हमारी बॉडी इसको रिमूव ना कर पाए तो धीरे 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 हमारी जो आर्टरी होती है हो जाती है हार्ड। दैट इज़ द मेन काज ऑफ हार्ट अटैक। और अब सवाल पैदा होता है कि जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है किसकी बॉडी में ज़्यादा होगी। यहाँ पे आती है यहाँ पे आता है रीज़न कि कम उम्र के लोग क्यों मरते हैं। अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, चाहे आप यंग हों, चाहे आप अधेड़ हों, चाहे आप 60 साल के हों, अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो ज़्यादातर संभावना है आपको हार्ट अटैक आने की। अब वो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक रीज़न कोलेस्ट्रॉल है, बड़ा रीज़न नहीं, एक रीज़न। उसके अलावा हम लोग जितने वायु प्रदूषण में रहते हैं, जितने हम स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा व्यायाम करना भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने वाली। रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जितने खा सकते हैं उतने खाइए। कुछ रिसर्च ऐसी आई हैं जो हम लोग आरडीए चिल्लाते रहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उस रिसर्च के मुताबिक आप आरडीए से जब ज़्यादा खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट तब आपको फ़ायदा करता है। मल्टीविटामिन मिनरल्स की जो टेबलेट्स उनसे जो आप ज़्यादा खाते हैं, अभी आप ज़्यादा खाना शुरू मत करिएगा। आई क्लियरली से टू यू, अभी मेरे वीडियो के आधार पर आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, बट मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एटलीस्ट आप आरडीए तक तो लाइए पहले, हम तो आरडीए तक ही नहीं लेते। तो वो जो फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, वो फ्री रेडिकल्स करना आप बंद करिए। ज़्यादा व्यायाम मत करिए, ज़्यादा व्यायाम करना फ़ायदेमंद है, ज़्यादा व्यायाम मत करिए एक्सेसिव। आप स्मोकिंग के फील्ड से हटिए, वायु प्रदूषण से हटिए, गंदे पानी के प्रदूषण से बचिए। ये सारी चीज़ जब बॉडी में जाती है तो फ्री रेडिकल्स पैदा करती है। उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास अगर पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो हमको ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो आई होप अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि कम उम्र के लोग भी क्यों मर जाते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग भी बचे रहते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स कम बन रहे हैं तो बचे रह जाएंगे। तो ये एक मेन रीज़न है। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने लुइस इग्नारो का जिक्र क्यों किया था। लुइस इग्नारो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा उत्पाद है हमारी बॉडी में बनता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारी आर्टरी को स्टिफ से स्मूथ करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। उनका ये खाना नाइट वर्क्स करके मेरे पास है, ये मैं आज ही कल ही मंगाया हूँ और आज से इसका सेवन शुरू करूँगा। ये बहुत शानदार है। हम सब लोग अच्छा खाना खा करके अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं। उस अच्छे खाने में एक पहल ये भी है, आप इसको ले सकते हैं। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास इसकी फ्रेंचाइजी है लेने की, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बट आप निश्चित रूप से मानिए कि आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं जिसके स्वास्थ्य को लेकर के आप सच में चिंतित हैं अगर, तो आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू माय
डायलॉग विद यू इज़ ओवर। सो थैंक यू सो मच। आप इसको ज़रूर देखिए और आप अगर अपने रिव्यूज़ मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।